नमस्कार, आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार संध्या। प्रधानमंत्री ने गलवान घाटी में शहीद हुए बहादुर सैनिकों को एक बार फिर श्रद्धांजलि अर्पित की। उन्होंने इसे विकास का युग बताते हुए कहा कि विस्तारवाद का युग समाप्त हो गया है। प्रधानमंत्री ने कहा, सैनिकों की बहादुरी से पूरे विश्व में भारत की शक्ति का संदेश गया है। कैबिनेट सचिव ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के साथ कोविड-19 की तैयारी पर उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की। देश में कोविड-19 मरीजों के स्वस्थ होने की दर 60.73% हुई। भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद की 15 अगस्त से सार्वजनिक उपयोग के लिए स्वदेशी कोविड-19 वैक्सीन जारी करने की योजना और सरकार ने गैर कंटेनमेंट जोन में केंद्रीय स्तर पर संरक्षित सभी स्मारकों को सोमवार से खोलने का फैसला किया। समाचार संध्या में अपनी सहयोगी लवलीन निगम के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज लेह में सेना, वायुसेना और आईटीबीपी के जवानों को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि सैनिकों का बलिदान और साहस अतुल्य है और देश को सशक्त बनाने के लिए महत्वपूर्ण है। प्रधानमंत्री ने गलवान घाटी में शहीद हुए बहादुर सैनिकों को एक बार फिर श्रद्धांजलि अर्पित की। उन्होंने इसे विकास का युग बताते हुए कहा कि विस्तारवाद का युग समाप्त हो गया है। विस्तारवाद का युग समाप्त हो चुका है। ये युग विकासवाद का है। तेजी से बदलते हुए समय में विकासवाद ही प्रासंगिक है। विकासवाद के लिए अवसर है और विकासवाद ही भविष्य का आधार भी है। बीती शताब्दियों में विस्तारवाद ने ही मानवता का सबसे ज्यादा हित किया, मानवता को विनाश करने का प्रयास किया। विस्तारवाद की जीत जब किसी पर सवार हुई है, उसने हमेशा विश्व शांति के सामने खतरा पैदा किया है। और साथियों, ये न भूले, इतिहास गवाह है कि ऐसी ताकतें मिट गई हैं या मुड़ने के लिए मजबूर हो गई है। प्रधानमंत्री ने सेना के जवानों को संबोधित करते हुए कहा कि भारतीय सैनिकों का साहस उस चोटी से भी ऊंचा है जिसके वे प्रहरी हैं। जिन कठिन परिस्थितियों में जिस ऊंचाई पर आप मां भारती की ढाल बन करके उसकी रक्षा करते हैं, उसकी सेवा करते हैं, उसका मुकाबला पूरे विश्व में कोई नहीं कर सकता है। आपका साहस उस ऊंचाई से भी ऊंचा है जहां आप तैनात हैं। आपका निश्चय उस घाटी से भी सख्त है जिसको रोज आप अपने कदमों से नापते हैं। आपकी भुजाएं उन चट्टानों जैसी मजबूत है जो आपके इर्द गिर्द खड़ी है। आपकी इच्छा शक्ति आसपास के पर्वतों जितनी अटल है। प्रधानमंत्री ने कहा कि सैनिकों की बहादुरी का संदेश पूरी दुनिया में गया है और सबको भारत की ताकत का पता चल गया है। दुनिया ने आपका अदम्य साहस देखा है, जाना है। आपकी शौर्य गाथाएं घर घर में गूंज रही है और भारत माता के दुश्मनों ने आपकी फायर गोली देखी है और आपकी फ्यूरी भी। साथियों, लद्दाख का तो ये पूरा हिस्सा ये भारत का मस्तक 130 करोड़ भारतीयों के मान सम्मान का प्रतीक है। ये भूमि भारत के लिए सर्वस्व त्याग करने के लिए हमेशा तैयार रहने वाले राष्ट्रभक्तों की धरती है। प्रधानमंत्री ने कहा कि लद्दाख की भूमि ने एक से बढ़कर एक वीर भारत को दिए हैं। इस धरती ने कुशक बकुला रिनपोंचे जैसे महान राष्ट्रभक्त देश को दिए हैं। ये रिनपोंचे जी ही उन्हीं के कारण जिन्होंने दुश्मन के नापाक इरादों में स्थानीय लोगों को लामबंद किया। रिनपोंचे की अगुवाई में यहाँ अलगाव पैदा करने की हर साजिश को लद्दाख की राष्ट्रभक्त जनता ने नाकाम किया। ये उन्हीं के प्रेरक प्रयासों का परिणाम था कि देश को, भारतीय सेना को
लद्दाख स्काउट नाम से इन्फेंट्री रेजिमेंट बनाने का प्रेरणा मिली। प्रधानमंत्री ने कहा कि वे भारत माता और सेना के वीर सपूतों की माताओं दोनों का सम्मान करते हैं। जब जब मैं राष्ट्र रक्षा से जुड़े किसी निर्णय के बारे में सोचता हूं तो मैं सबसे पहले दो माताओं का स्मरण करता हूं। पहली हम सभी की भारत माता और दूसरी वे वीर माताएं जिन्होंने आप जैसे पराक्रमी योद्धाओं को जन्म दिया है। इससे पहले प्रधानमंत्री आज सुबह अचानक लेह पहुंचे। इस दौरे में उनके साथ प्रमुख रक्षा अध्यक्ष जनरल बिपिन रावत और सेना अध्यक्ष मनोज मुकुंद नरवणे भी थे। चीन के साथ तनाव के बीच निमू में अग्रिम चौकी पर मौजूद वरिष्ठ अधिकारियों ने प्रधानमंत्री को मौजूदा स्थिति की जानकारी दी। प्रधानमंत्री के लद्दाख दौरे के महत्व के बारे में सोसाइटी फॉर पॉलिसी स्टडीज के निदेशक कॉमोडोर सी उदय भास्कर ने आकाशवाणी को बताया, प्रधानमंत्री का लद्दाख यात्रा एलएसी के तनाव के संदर्भ में काफी अहम है। इसमें राष्ट्रीय दृढ़ता का संकेत है। इसमें सामरिक इशारा कई क्षेत्रों में है। एक एक्सटर्नल डायमेंशन जिसके दो पहलू हैं, चीन तथा अंतर्राष्ट्रीय समुदाय। दूसरा पहलू डोमेस्टिक या घरेलू है। फौजियों के मनोबल के लिए ये बहुत ही सकारात्मक होगा और देशवासियों के लिए इसमें इशारा ये है कि इस वक्त हम अटल रहेंगे। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लेह दौरे से हमारे जवानों का मनोबल बढ़ेगा। उन्होंने ट्वीट कर कहा कि श्री मोदी लद्दाख में सेना, वायुसेना और आईटीबीपी के वीर जवानों के साथ हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि प्रधानमंत्री का लद्दाख दौरा और सैनिकों के साथ उनकी बैठक उत्साहजनक है। ट्विटर पर रक्षा मंत्री ने कहा कि सेना की बदौलत हमेशा देश की सीमाएं सुरक्षित रही हैं। उन्होंने इस पहल के लिए प्रधानमंत्री को धन्यवाद दिया। केंद्रीय विधि मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा कि देश को श्री मोदी पर गर्व है, जो आज हमारे बहादुर जवानों का साहस बढ़ाने के लिए लेह में है। सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि प्रधानमंत्री के दौरे से सेना का मनोबल बढ़ेगा। केंद्रीय विद्युत मंत्री आरके सिंह ने कहा कि सरकार की अनुमति के बिना चीन से बिजली उपकरणों के आयात की अनुमति नहीं होगी। उन्होंने कहा कि आयात की इन चीजों को ट्रोजन के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है, जिससे देश में पावर ग्रिड बंद होने के संकट पैदा हो सकता है। राज्य के बिजली मंत्रियों के वर्चुअल सम्मेलन में आज श्री सिंह ने कहा कि चीन या किसी अन्य देश से बिजली संबंधी सभी उपकरणों और कलपुर्जों के आयात के लिए सरकार की अनुमति आवश्यक होगी। इस तरह की सभी चीजों का बिजली मंत्रालय द्वारा निर्धारित प्रमाणित प्रयोगशालाओं में गहन निरीक्षण किया जाएगा, ताकि ये सुनिश्चित किया जा सके कि उनमें कोई मालवेयर, ट्रोजन्स या साइबर खतरा तो मौजूद नहीं है। श्री सिंह ने सुचालक ट्रांसफार्मर, टॉवर एलिमेंट और बिजली मीटर के कलपुर्जों के भारतीय निर्माताओं को प्रोत्साहन देने की आवश्यकता पर बल दिया। भारत ने पाकिस्तानी सेना द्वारा नियंत्रण रेखा और अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर अकारण संघर्ष विराम के लगातार उल्लंघन पर कड़ा विरोध किया है। भारत ने कहा है कि वो 2003 में संघर्ष विराम के बारे में बनी समझ के विपरीत है। सूत्रों ने बताया कि भारत ने पाकिस्तान द्वारा गोलीबारी के जरिए सीमा पार से आतंकियों की घुसपैठ कराने में निरंतर समर्थन पर गंभीर चिंता प्रकट की है। सैन्य संचालन महानिदेशालय सहित विभिन्न माध्यमों के जरिए पाकिस्तान को इस तरह की चिंता से अवगत कराने के बावजूद पाकिस्तानी सेना ने ऐसी गतिविधियां बंद नहीं की हैं। इस वर्ष जून तक पाकिस्तानी सेना के अकारण संघर्ष विराम के उल्लंघन की 2432 से अधिक घटनाओं में 14 भारतीय मारे गए और 88 घायल हुए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पाकिस्तान में एक हादसे में सिख श्रद्धालुओं की मृत्यु पर दुख प्रकट किया है। श्री मोदी ने कहा कि वे दुख की इस घड़ी में मृतकों के परिजनों और मित्रों के साथ हैं। उन्होंने घायलों के जल्द से जल्द स्वस्थ होने की कामना की। पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में आज एक वाहन और ट्रेन की टक्कर में 19 सिख श्रद्धालु मारे गए। कैबिनेट सचिव ने आज उच्च स्तरीय बैठक में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के साथ कोविड-19 से निपटने की तैयारियों की समीक्षा की। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के अधिकारी ने बताया कि कोविड-19 मरीजों की जल्दी पहचान और समय से क्लिनिकल प्रबंधन के कारण रोजाना स्वस्थ होने की दर बढ़ती जा रही है। पिछले 24 घंटों के दौरान 20,000 से अधिक कोविड रोगी स्वस्थ हुए।
देश में अब तक कुल 3,79,891 रोगी ठीक हो चुके हैं। कोविड-19 से स्वस्थ होने की दर 60.73% हो गई है। अधिकारी ने बताया कि अभी 2,27,000 से अधिक मरीजों का इलाज चल रहा है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने कोविड-19 के ऐसे रोगियों को घर पर ही पृथकवास में रहने के लिए नए दिशा निर्देश जारी किए हैं जिनमें महामारी के लक्षण बेहद मामूली हैं या लक्षण नहीं दिखाई दे रहे हैं। देश में इस तरह के रोगियों का बड़ी संख्या में पता चलने के बाद ये दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। इन रोगियों के घर में पृथकवास की सुविधा होनी चाहिए। 60 वर्ष से अधिक आयु के बुजुर्ग रोगी और गंभीर बीमारियों से ग्रस्त रोगियों को उचित जांच के बाद ही घर में पृथकवास की अनुमति दी जाएगी। ऐसे कोविड रोगियों की देखभाल करने वालों और उसके संपर्क में आने वालों को डॉक्टर की सलाह पर हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन दवा दी जानी चाहिए। स्वास्थ्य मंत्रालय के अधिकारी ने कहा है कि कोविड-19 से बचाव, नियंत्रण और प्रबंधन के लिए सरकार के सभी स्तरों पर समन्वित प्रयासों के अच्छे परिणाम नजर आ रहे हैं। कोविड से स्वस्थ लोगों की संख्या मरीजों की संख्या की तुलना में 1,52,000 से अधिक हो गई है। पिछले 24 घंटों के दौरान 2,41,000 से अधिक नमूनों की जांच की गई। अब तक करीब 93 लाख नमूनों की जांच हो चुकी है। देश में अब 1,074 प्रयोगशालाओं में कोविड की जांच हो रही है। इनमें से 775 सरकारी और 299 निजी क्षेत्र की प्रयोगशालाएं हैं। सरकार ने सुरक्षा नियमों का पूरी तरह पालन करते हुए केंद्रीय स्तर पर संरक्षित सभी स्मारकों को सोमवार से खोलने का फैसला किया है। पर्यटन मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल ने कहा कि केवल ऐसे स्मारकों और संग्रहालयों को ही दर्शकों के लिए खोला जाएगा जो कंटेनमेंट जोन में नहीं है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा संरक्षित सभी स्मारकों और पर्यटन स्थलों को स्वास्थ्य मंत्रालय के दिशा निर्देशों के अनुसार स्वच्छता, सुरक्षित दूरी और अन्य नियमों का पालन करना होगा। कोविड-19 महामारी के मद्देनजर ये सभी स्मारक बंद कर दिए गए थे। इन स्मारकों में प्रवेश के टिकट केवल इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से जारी किए जाएंगे। अगले आदेश तक टिकट खिड़की पर कोई टिकट नहीं बेचा जाएगा। दर्शकों को सुरक्षित दूरी बनाए रखनी होगी और फेस कवर या मास्क अनिवार्य रूप से लगाना होगा। स्मारक के परिसर में समूह फोटोग्राफी की अनुमति नहीं होगी। प्रवेश द्वार पर थर्मल स्कैनिंग और हैंड सैनिटाइजेशन भी अनिवार्य होगा। केवल ऐसे दर्शकों को ही अनुमति होगी जिनमें कोविड-19 के लक्षण नहीं होंगे। स्मारक परिसर में खानपान की चीजें ले जाने की अनुमति नहीं होगी। केवल डिजिटल भुगतान करने वालों को ही कैंटीन और पार्किंग की सुविधा होगी। नागरिक उड्डयन महानिदेशालय ने देश में सभी अंतर्राष्ट्रीय वाणिज्यिक यात्री विमान सेवाओं के निलंबन की अवधि 31 जुलाई तक बढ़ा दी है। ये प्रतिबंध अंतर्राष्ट्रीय कार्गो उड़ानों और विशेष रूप से स्वीकृत उड़ानों पर लागू नहीं होगा। महानिदेशालय ने कहा कि सक्षम प्राधिकरण अलग अलग मामले के आधार पर अंतर्राष्ट्रीय विमानों को चुनिंदा मार्गों पर अनुमति दे सकता है। देश में कोविड-19 मरीजों की बढ़ती संख्या और सशस्त्र बलों के कर्मियों में भी संक्रमण की पुष्टि के मद्देनजर एक स्थान से दूसरे स्थान पर बटालियनों की तैनाती, तबादले और आवागमन को अगले आदेश तक रोक लगा दी गई है। मेघालय में सीमा सुरक्षा बल के मेघालय फ्रंटियर उप महानिरीक्षक यूके नयाल ने कहा कि यूनिट एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाती रहती हैं। इसी के अनुसार इस वर्ष की योजना बनाई गई थी, लेकिन अब मौजूदा स्थिति के मद्देनजर इसे अगले वर्ष तक टाल दिया गया है। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.com/hindi और हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी उपलब्ध हैं। ऊंची उड़ान भरने के सपने, देश की सुरक्षा करने के सपने और दुश्मनों पर पैनी नजर रखने के सपने, आपके इन सपनों को सच करने का मौका लाए हैं हम हैं भारतीय वायुसेना। भारतीय वायुसेना में भर्ती 15 जून 2020 से प्रारंभ। ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए careerindianairforce.cdac.in पर लॉगिन करें। हथेलियों पे तंबाकू मसाला रगड़कर स्वाद चखने के लिए मुंह तक जरूर लाएंगे। सिगरेट और बीड़ी भी जलाकर होठों से जरूर लगाएंगे और फिर कैंसर, कोरोना, टीबी और हृदय रोग जैसी बीमारियों के चपेट में आएंगे। सर, तंबाकू सेवन जानलेवा है और आपकी और आपके परिवार की खुशियों के लिए हानिकारक भी। तो आज ही एक स्वस्थ जीवन जीने के लिए शपथ लीजिए। सिगरेट, बीड़ी या किसी भी प्रकार के तंबाकू का सेवन नहीं करेंगे और जीवन को सुरक्षित रखेंगे। ये आकाशवाणी है। आगे बढ़ने से पहले मुख्य समाचारों पर एक नजर।
प्रधानमंत्री ने गलवान घाटी में शहीद हुए बहादुर सैनिकों को एक बार फिर श्रद्धांजलि अर्पित की। उन्होंने इसे विकास का युग बताते हुए कहा कि विस्तारवाद का युग समाप्त हो गया है। प्रधानमंत्री ने कहा, सैनिकों की बहादुरी से पूरे विश्व में भारत की शक्ति का संदेश गया है। कैबिनेट सचिव ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के साथ कोविड-19 की तैयारी पर उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की। देश में कोविड-19 मरीजों के स्वस्थ होने की दर 60.73% हुई। भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद की 15 अगस्त से सार्वजनिक उपयोग के लिए स्वदेशी कोविड-19 वैक्सीन जारी करने की योजना और सरकार ने गैर कंटेनमेंट जोन में केंद्रीय स्तर पर संरक्षित सभी स्मारकों को सोमवार से खोलने का फैसला किया। भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद ICMR सभी क्लिनिकल परीक्षण पूरे होने के बाद 15 अगस्त से स्वदेशी कोविड-19 वैक्सीन जारी करने की योजना बना रही है। ICMR ने ये महत्वपूर्ण कोविड-19 वैक्सीन विकसित करने के लिए भारत बायोटेक इंटरनेशनल लिमिटेड के साथ भागीदारी की है। भारत बायोटेक से ये सुनिश्चित करने को कहा गया है कि परीक्षण के लिए मरीजों के नाम दर्ज करने की प्रक्रिया 7 जुलाई से शुरू कर दी जाए। एक रिपोर्ट। ICMR और भारत बायोटेक ने संभावित कोविड-19 वैक्सीन के विकास के लिए हाथ मिलाया है। भारत बायोटेक ने इस लक्ष्य को पूरा करने के लिए अपने प्रयासों को गति दे दी है। हालांकि अंतिम परिणाम इस परियोजना में शामिल सभी क्लिनिकल ट्रायल साइटों के सहयोग पर निर्भर करेगा। कोविड-19 से निपटने के लिए भारत द्वारा विकसित किया जाने वाला यह पहला स्वदेशी टीका है और सरकार की शीर्ष प्राथमिकता में शामिल है। वैक्सीन SARS-CoV-2 स्ट्रेन से लिया गया है, जिसे ICMR नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी पुणे द्वारा अलग किया गया है। हाल ही में सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन ने भारत बायोटेक इंडिया को कोवैक्सीन नामक कोरोना वैक्सीन के लिए मानव परीक्षण करने की मंजूरी दी है। भूपेंद्र सिंह, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। केंद्रीय औषध मानक नियंत्रण संगठन ने कोविड-19 वैक्सीन की संभावना के लिए जाइडस कैडिला को मनुष्य पर फेज 1 और फेज 2 क्लिनिकल परीक्षण की अनुमति दी है। ये भारत बायोटेक की कोवैक्सीन के बाद दूसरी संभावित वैक्सीन है जिसे मनुष्य पर क्लिनिकल परीक्षण की मंजूरी मिली है। भारत में कई स्थानों पर 1000 से अधिक मरीजों पर इस महीने क्लिनिकल परीक्षण शुरू होने की संभावना है। तमिलनाडु में कोविड-19 के मरीजों की संख्या आज 1 लाख से अधिक हो गई। राज्य में अब 1,02,721 मरीज हैं। विश्लेषकों का कहना है कि राज्य में मार्च में पहला मामला सामने आने के बाद अगले 103 दिनों में संक्रमित लोगों की संख्या 50,000 से ज्यादा हो गई। इस बीच मुख्यमंत्री E.K. पलनीसामी ने घोषणा की है कि कोविड-19 के हालात के मद्देनजर सार्वजनिक वितरण व्यवस्था के जरिए जुलाई महीने के लिए जनता को निःशुल्क राशन के रूप में दाल, चीनी, पाम ऑयल वितरित किया जाएगा। ये मुफ्त चावल योजना के अतिरिक्त होगा। त्रिपुरा में कोविड-19 के 53 मरीजों को आज स्वस्थ होने पर छुट्टी दे दी गई। राज्य में अब तक कोरोना संक्रमण से ठीक होने वालों की संख्या बढ़कर 1,146 हो गई है। बृहस्पतिवार को कोविड-19 के 39 और मामलों का पता चला। इसके साथ कुल पॉजिटिव मामले 1,441 हो गए। मेघालय में 3 और लोगों में कोविड-19 के संक्रमण की पुष्टि के साथ राज्य में इसके मरीजों की संख्या 18 हो गई है। राज्य में अब तक कोविड-19 के कुल 62 मामले सामने आए हैं, जिनमें से 43 स्वस्थ हो चुके हैं, जबकि 1 की मृत्यु हो गई है। इस बीच मेघालय ने कल से असम के सीमावर्ती री भोई जिले में बर्नीहाट से खानापारा के लोगों के लिए रैंडम रैपिड परीक्षण शुरू करने का फैसला किया है। सरकार ने इस क्षेत्र में आज रात 9 बजे से सोमवार सवेरे तक कर्फ्यू भी लगा दिया है। राज्य के उप मुख्यमंत्री प्रिस्टिन टिनसोंग ने बताया है कि कोविड-19 मामलों के प्रसार पर अंकुश के लिए कर्फ्यू लगाना जरूरी था। ओडिशा सरकार ने कोविड-19 मरीजों के उपचार के लिए राज्य के 4 अस्पतालों में प्लाज्मा थेरेपी शुरू करने का फैसला किया है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि यह फैसला राज्य के स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री नबा किशोर दास की अध्यक्षता में आज हुई बैठक में लिया गया। उड़ीसा के अस्पतालों में प्लाज्मा थेरेपी की शुरुआत होगी। इनमें कटक स्थित श्री रामचंद्र भंज मेडिकल कॉलेज और अस्पताल, अश्विनी अस्पताल और भुवनेश्वर के सम और किम्स अस्पताल शामिल हैं। प्लाज्मा थेरेपी के लिए उपचार योजना की रूपरेख तैयार करने के लिए एक तकनीकी समिति बनाई जाएगी।
समिति राज्य में इस थेरेपी को सफलतापूर्वक लागू करने के लिए एक ब्लूप्रिंट तैयार करेगी। ये समिति प्लाज्मा थेरेपी के बारे में लोगों में जागरूकता पैदा करने के साथ साथ राज्य सरकार को एक विस्तृत रिपोर्ट सौंपेगी। इसी बीच ओडिशा में कोविड-19 के मरीजों की संख्या बढ़कर 8,106 हो गई है, जिनमें से 5,502 मरीज स्वस्थ हो चुके हैं। राज्य में कोरोना से अब तक 29 लोगों की मृत्यु हो चुकी है। इतिश्री सिंह राठौर, आकाशवाणी समाचार, कटक। हिमाचल प्रदेश के पालमपुर में हिमालयी जैव संसाधन प्रौद्योगिकी संस्थान कोविड-19 परीक्षण में उल्लेखनीय योगदान कर रहा है। हमारे संवाददाता ने खबर दी है कि ये संस्थान राज्य में और अन्य गतिविधियों के साथ ही विभिन्न मेडिकल कॉलेजों को कोविड-19 परीक्षण में लॉजिस्टिक सहयोग उपलब्ध कराने में अहम भूमिका निभा रहा है। यह संस्थान टांडा, चंबा और हमीरपुर मेडिकल कॉलेजों में कोविड-19 टेस्ट के लिए सभी आवश्यक उपकरण और वस्तुओं की निर्बाध आपूर्ति प्रदान कर रहा है। संस्थान ने उपभोक्ताओं के लिए अल्कोहल फ्री हैंड सैनिटाइजर और हर्बल साबुन तैयार करने में भी कामयाबी हासिल की है। इसके अलावा हिमालय जैव संस्थान प्रौद्योगिकी पालमपुर विभिन्न पौधों से सुगंधित तेल के उत्पादन द्वारा हिमाचल प्रदेश को देश का अरोमा राज्य बनाने में प्रमुख भूमिका निभा रहा है। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा है कि राज्य सरकार संस्थान द्वारा किए जा रहे अनुसंधान के लिए हर संभव सहायता प्रदान करेगी। उन्होंने कहा कि राज्य में जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए बड़े पैमाने पर प्रयास किए जा रहे हैं। संजीव सुंदरियाल, आकाशवाणी समाचार, शिमला। जम्मू कश्मीर में कोविड-19 से स्वस्थ होने वालों की दर 63.37% हो गई है। हालांकि आज एक 70 वर्षीय मरीज की मृत्यु हो गई। राज्य में मरने वालों की संख्या 118 हो गई है। इस बीच कोविड-19 और लॉकडाउन के दौरान देश के विभिन्न हिस्सों में फंसे केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के करीब 1,83,502 लोगों को वापस लाया गया है। वंदे भारत मिशन के तहत विदेशों में फंसे 5 लाख से अधिक भारतीयों को स्वदेश लाया गया। विश्व में अपनी तरह के इस सबसे बड़े मिशन के तहत अब तक 137 देशों में फंसे भारतीयों को वापस लाया गया है। वंदे भारत मिशन केंद्र सरकार ने 7 मई से शुरू किया था। ब्यौरा हमारे संवाददाता से। वंदे भारत मिशन के अंतर्गत केरला में सबसे अधिक लगभग 94,000 विदेशों में फंसे भारतीय वापस अपने घरों को लौट आए हैं। उत्तर प्रदेश, बिहार, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र, कर्नाटक, गुजरात और आंध्र प्रदेश में भी वापस लौटकर आने वालों की संख्या बहुत अधिक है। वंदे भारत मिशन के अंतर्गत चलाई जा रही विशेष उड़ानों में सबसे अधिक लगभग 57,000 भारतीय संयुक्त अरब अमीरात से स्वदेश लौटे। इसके बाद कुवैत, कतर, ओमान, सऊदी अरब और अमेरिका से भी स्वदेश लौटने वालों की तादाद हजारों में है। 91,000 से अधिक भारतीय नेपाल से सड़क मार्ग के द्वारा सीमा चौकियों से वापस लौट कर आए हैं। विश्व के सबसे बड़े प्रत्यावर्तन अभियान में अब तक एयर इंडिया की 860 और 1200 से भी अधिक चार्टर उड़ानों के साथ ही नौसेना के 8 जहाजों का परिचालन किया जा चुका है। आज से शुरू हुए इस अभियान के चौथे चरण के साथ ही वापस स्वदेश आने वाले भारतीयों की संख्या अभी और कई गुना तक बढ़ने की उम्मीद जताई जा रही है। आनंद चतुर्वेदी, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.com हिंदी और हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी उपलब्ध हैं। सुनिए देश, दुनिया एवं संस्कृत जगत की विभिन्न गतिविधियों पर आधारित आकाशवाणी का विशेष साप्ताहिक कार्यक्रम संस्कृत साप्ताहिकी प्रत्येक शनिवार प्रातः 7:10 से और पुनः प्रसारण रविवार प्रातः 7:10 से आकाशवाणी के FM समाचार चैनल पर। ये आकाशवाणी है। भारतीय भाषाओं को प्रोत्साहन देने की भावना के अनुरूप आकाशवाणी से कल संस्कृत में पहले न्यूज मैगजीन कार्यक्रम का प्रसारण किया जाएगा। इस कार्यक्रम का नाम संस्कृत साप्ताहिकी रखा गया है। इस साप्ताहिक कार्यक्रम में सूक्ति, प्रसंग, साप्ताहिकी, संस्कृत दर्शन, ज्ञान विज्ञान, बाल वल्लरी, एक भारत श्रेष्ठ भारत और अन्वेषिकी खंड शामिल होंगे। इसमें सप्ताह के प्रमुख घटनाक्रम भी शामिल होंगे। संस्कृत जगत की खबरें, संस्कृत साहित्य, दर्शन, इतिहास, कला, संस्कृति और परंपरा में मानव मूल्यों की व्याख्या प्रस्तुत की जाएगी। इस कार्यक्रम में बच्चों और युवाओं की आवाज को प्रमुखता दी जाएगी। कार्यक्रम की रोचक विशेषता एक भारत श्रेष्ठ भारत है।
कार्यक्रम के अंतिम खंड अन्वीक्षिकी में सप्ताह की प्रमुख ऐतिहासिक घटनाओं पर नजर डाली जाएगी। इसमें भारत की समृद्ध संस्कृति और परंपरा पर जोर दिया जाएगा। केंद्र सरकार ने कोविड-19 महामारी के मद्देनजर जेईई और नीट परीक्षाएं स्थगित कर दी हैं। अब जेईई मुख्य परीक्षा 1 से 6 सितंबर को होगी। जेईई एडवांस्ड परीक्षा 27 सितंबर को होगी। मेडिकल प्रवेश परीक्षा नीट 13 सितंबर को होगी। मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने कहा कि विद्यार्थियों की सुरक्षा और शिक्षा की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के मद्देनजर यह फैसला किया गया है। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग अपने विशेषज्ञ राय कार्यक्रम में कोविड-19 विषय पर जाने माने चिकित्सा विशेषज्ञों की राय प्रस्तुत करता है। इस श्रृंखला में दिल्ली के लोकनायक जयप्रकाश अस्पताल के डॉक्टर नरेश गुप्ता ने लोगों को साफ सफाई पर विशेष ध्यान देने और सुरक्षित दूरी अपनाने की सलाह दी है। खांसने के समय ऐसा खांसना छींकना चाहिए कि दूसरे के ऊपर नहीं जाए। टिश्यू पेपर रखे, रुमाल रखे, कोहनी रखे, बचाव करे। एक इसमें और चीज आती है, वो आती है डिस्टेंसिंग का। जब वो खांसता छींकता है तो 1 से 2 मीटर तक वो जा सकती है। तो अगर आप पहले ही 1-2 मीटर का फासला बना के रखेंगे तो उसका आपके तक पहुंचने का अंदेशा बहुत कम हो जाता है। जो कॉन्टेक्ट ट्रांसमिशन की बात आई फॉर्माइट से, तो उसके लिए हम कहते हैं कि आप हाथ साफ करें। हाथ अगर आप धोते रहेंगे तो उसमें जो वायरस है वो साबुन पानी के द्वारा निकलता रहेगा। और उसके साथ साथ अगर जरूरत समझे या पानी नहीं हो तो आप सैनिटाइजर का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज अपने फोन इन कार्यक्रम में कोविड-19 पर एक विशेष परिचर्चा प्रसारित करेगा। ये कार्यक्रम रात 9:30 बजे से एफएम गोल्ड और अतिरिक्त मीटरों पर सुना जा सकता है। नई दिल्ली के अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान के वृद्धावस्था रोग चिकित्सा विभाग के एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर प्रसून चैटर्जी चर्चा में भाग लेंगे। श्रोता स्टूडियो में हमारे टोल फ्री नंबर 1800-11-5767 पर फोन कर विशेषज्ञ से सवाल पूछ सकते हैं। श्रोता 011-2331-4444 पर भी सवाल पूछ सकते हैं। भारतीय मौसम विभाग ने भविष्यवाणी की है कि अगले 24 घंटों में मुंबई और इसके आसपास के कई जिलों में भारी से बहुत भारी वर्षा हो सकती है। एक रिपोर्ट। कोरोना वायरस के प्रकोप को रोकने के लिए लगाए गए प्रतिबंधों से जूझ रहे मुंबईकरों को आज सुबह तेज बारिश का सामना करना पड़ा। मुंबई की ट्रैफिक पुलिस के अनुसार सायन, किंग सर्कल, वर्ली नाका, हिंद माता, धोबी घाट और बायकला पुलिस स्टेशन जैसे 38 स्थानों पर जल भराव की समस्या दर्ज की गई। मुंबई मौसम विभाग के अनुसार अगले 2 दिनों में मुंबई, पालघर, ठाणे, रायगढ़, रत्नागिरी, नासिक, पुणे और सातारा जिलों में भारी वर्षा होने की संभावना के चलते नागरिकों को घर से बाहर न निकलने की सलाह दी गई है। इस बीच मुंबई के नागरिक निकाय ने लोगों से एमसीजीएम आपदा प्रबंधन के मोबाइल ऐप को डाउनलोड करने के लिए आग्रह किया है। इस ऐप द्वारा नागरिक बारिश के अपडेट प्राप्त कर सकते हैं और आपातकाल की स्थिति में मदद भी ले सकते हैं। कुणाल शिंदे, आकाशवाणी समाचार, मुंबई। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने देश के विभिन्न हिस्सों में बाढ़ प्रभावित प्रमुख नदी नालों में बाढ़ की स्थिति से निपटने के लिए की गई तैयारियों और उपायों के लिए वरिष्ठ अधिकारियों के साथ एक समीक्षा बैठक की। उन्होंने अधिकारियों को बाढ़ को कम करने और जानमाल के नुकसान को कम करने के लिए एक सुनियोजित योजना बनाने का निर्देश दिया। और अब कल के मौसम पर एक नजर। दिल्ली में आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे और गरज के साथ बौछार होने की भी संभावना है। न्यूनतम तापमान 30 डिग्री और अधिकतम 40 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। जम्मू में न्यूनतम तापमान 29 डिग्री सेल्सियस से 38 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। आसमान आमतौर पर साफ रहेगा। श्रीनगर में आसमान साफ रहेगा। तापमान 18 डिग्री सेल्सियस से 32 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा। गिलगित में आसमान साफ रहने और दोपहर बाद या शाम को बादल छाने का अनुमान है। न्यूनतम तापमान 15 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम 35 डिग्री सेल्सियस रहेगा। मुजफ्फराबाद में आसमान आमतौर पर साफ रहने की संभावना है। तापमान 23 डिग्री सेल्सियस से 40 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने का अनुमान है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री ने गलवान घाटी में शहीद हुए बहादुर सैनिकों को एक बार फिर श्रद्धांजलि अर्पित की। उन्होंने इसे विकास का युग बताते हुए कहा कि विस्तारवाद का युग समाप्त हो गया है। प्रधानमंत्री ने कहा, सैनिकों की बहादुरी से पूरे विश्व में भारत की शक्ति का संदेश गया है। कैबिनेट सचिव ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के साथ कोविड-19 की तैयारी पर उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की। देश में कोविड-19 मरीजों के स्वस्थ होने की दर 60.73% हुई।
भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद की 15 अगस्त से सार्वजनिक उपयोग के लिए स्वदेशी कोविड-19 वैक्सीन जारी करने की योजना और सरकार ने गैर कंटेनमेंट जोन में केंद्रीय स्तर पर संरक्षित सभी स्मारकों को सोमवार से खोलने का फैसला लिया। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।